नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से एक वैकेंसी आती है जिसका नाम आपको पता होगा, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। हिंदी में बोलते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। इसके फॉर्म लास्ट ईयर ही आने थे, लेकिन कुछ कारणों से इसके फॉर्म नहीं आ पाए। इस साल ये वैकेंसी आनी है। तो आप लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं कि खासकर जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए कि किस तरीके की पोस्ट है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह क्या है, बुक लिस्ट वगैरह क्या है। तो वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें स्पष्ट करने का क्लियर किया गया है कि जो भी फर्स्ट टाइमर हैं वो तो इस पोस्ट के बारे में जान लें, सिलेबस जान लें, और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये देखना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड एनालिसिस है, बुक लिस्ट है, कैसे तैयारी करें, किस तरीके से अपनी तैयारी को धार दें, ये सब बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि पोस्ट का नाम है, सबसे पहले रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी। इसी में एक और एग्जाम होता है, इससे नीचे लेवल का होता है, पोस्ट होती है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी। ये इन लोगों के पूर्व नाम दिए हैं। फिर आता है इनकी योग्यता क्या होती है। किसी भी एग्जाम में योग्यता बहुत मैटर करती है कि इसकी योग्यता क्या है। तो इनकी योग्यता जो है, आरओ की ग्रेजुएशन है, सिंपल ग्रेजुएट आरओ में। फिर होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो क्लियर करनी पड़ेंगी आपको कि एआरओ ग्रेजुएशन लेवल है कि ठीक है, एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आरओ का, दूसरा ओ लेवल या समकक्ष होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले आयोग ने बकायदा एक लिस्ट दी है कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्रीज हैं। वो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में, ताकि आप लोग ये देख लें कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्री हैं। जैसे आरओ आया, आरओ में ग्रेजुएशन मांगा है, तो सिंपल जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सभी आरओ दे सकते हैं। आरओ में एआरओ में ग्रेजुएशन, ओ लेवल और टैपिंग का भी मांगते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओ लेवल हो या इसके समकक्ष हो, उसके समकक्ष कौन कौन सी डिग्रीज आयोग ने क्लियर की। क्योंकि लोगों के मन में काफी रहता था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हमने ये कर रखा है, हमने बीएससी आईटी कर रखा है, हमने बीटेक में 1 साल कंप्यूटर ले रखा है, तो एआरओ के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में ये पूरा डाल दिया जाएगा, एक बार देख लीजिएगा कि आपके पास अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री है तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने उसको मान्यता दी है कि नहीं। अच्छा, कंडक्टिंग बॉडी कौन है? लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। एज 21 to 40 है, डिफरेंट एज कैटेगरीज को रिलैक्सेशन है उसमें, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आता है किसी भी जॉब का आता है तो सबसे पहले होता है कि सर सैलरी क्या मिलेगी, सैलरी पक्ष क्या है, ग्रेड पे कितना है। तो ग्रेड पे के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि देखिए, जो आरओ होता है 4800 का होता है, और ये राजपत्रित है। ये राजपत्रित है, गेस्टेड ऑफिसर होता है। जो आरओ होता है वो 4800 ग्रेड पे का होता है और राजपत्रित होता है, गेस्टेड जिसको बोलते हैं। एआरओ एआरओ का जो ग्रेड पे है वो 4600 और ये अराजपत्रित है, नॉन गेस्टेड है, ठीक है। दोनों में बेसिकली अंतर अगर आपको देखना हो कि ये 4800 ग्रेड पे का है और राजपत्रित है, ये 4600 ग्रेड पे का है और नॉन गेस्टेड है। अच्छा, तीसरा चीज जो आपके मन में सबसे पहले चलती है कि सर व्हीकल फैसिलिटी होती है कि नहीं, क्योंकि जो भी अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनका सपना होता है कि सर गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए। तो इसमें व्हीकल नहीं है, खैर व्हीकल फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि मोबिलिटी वाली जॉब है नहीं। सचिवालय में बैठना है या निर्वाचन आयोग में बैठना है या जहां कहीं भी आपको लोक सेवा आयोग में बैठना है तो वहां जाके बैठ जाना है, व्हीकल फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, ये पोस्टिंग का दिया है, आप कहाँ कहाँ पोस्टिंग आपकी इसके माध्यम से होती है। सचिवालय में होती है, राजस्व परिषद में होती है, लोक सेवा आयोग में होती है, इत्यादि में कई चीजें हैं। कई और जगह भी पोस्टिंग हो जाती है, निर्वाचन आयोग हो गया, और भी चीजें होती है। मेनली ये चीज याद रखिए कि यहाँ यहाँ जो आप पोस्टिंग रहेगी आपकी, वो इन जगहों पर रहेगी। सचिवालय है लखनऊ में है तो आपको लाइफ टाइम लखनऊ में रहना पड़ेगा, इस तरीके से। अच्छा, एग्जाम देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एग्जाम इसका 2 टियर है आरओ का। एआरओ में टाइपिंग टेस्ट भी है, वो एक अलग चीज है। एग्जाम इसमें 2 टियर है, प्री और मेंस, इंटरव्यू नहीं है। तो आरओ एआरओ दोनों एग्जाम्स में आपके इंटरव्यू नहीं है।
प्री है और मेंस है, बस। अब आप प्री एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए कि प्री एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए, जब तक आप किसी एग्जाम को समझेंगे नहीं, तब तक आप उस एग्जाम को कैसे टैकल करना है, कैसे चीजों को आगे ले जाना है, वो नहीं समझेंगे। इसलिए नोट करते रहिए, देखते रहिए कि क्या क्या चीजें हैं। ये आपको याद हो, मतलब ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, यूपीएससी आरओ परीक्षा बहुविकल्पी प्रकार की होती है। प्रीलिम्स जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होंगे। कितने होते हैं? प्री में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर किस चीज का होगा? सामान्य अध्ययन का होगा, जीएस का होगा आपका। दूसरा पेपर आपका सामान्य हिंदी का होगा। यानी कि जो 2 पेपर होंगे आपके, वो कौन से होंगे? ये 2 होंगे आपके पेपर यहाँ पे। पहला पेपर जीएस का, अभी देखेंगे आगे कितने मार्क्स कितने का है। पहला पेपर 140 नंबर का होता है, 140%। यानी कि जीएस का जो आपका पेपर होगा उसमें 140 प्रश्न आएंगे सामान्य अध्ययन के, और 140 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है जीएस में, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है। फिर सेकंड मीटिंग जो आपकी होती है, उसमें 60 प्रश्न आते हैं। ये किसका होता है? हिंदी का होता है। जैसे आपने बताया ना, 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन और दूसरा हिंदी। पहला जीएस हो गया 140 नंबर का, दूसरा हो गया 60 प्रश्न, 60 नंबर हिंदी। हिंदी में टोटल 6 टॉपिक हैं, इसमें 10 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से आते हैं। इस तरीके से 60 प्रश्न होते हैं। ठीक है। वही जो अभी मैं आपने थ्योरी में समझा, उसी को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस है ये। आरओ एआरओ दोनों एग्जाम्स का प्रीलिम्स का सिलेबस आपके सामने है। इसमें देखिए है क्या। ये आपका रहा सामान्य अध्ययन, पेपर फर्स्ट हो गया। ये पेपर फर्स्ट, पेपर 2, वही 140 प्रश्न, 140 अंक, अवधि 120 मिनट, 2 घंटे। फिर इंटरवल आपका होगा, फिर आपको शाम को हिंदी का पेपर होगा। कितना? 60 प्रश्न, 60 अंक, 60 मिनट। यानी कि टोटल कितना हो गया आपका? 140 और 60, 200 अंकों का आपका होगा प्रीलिम्स का एग्जाम। 200 क्वेश्चन आएंगे उसमें। इनको मिला करके आपके प्रीलिम्स की मेरिट बनेगी। तो आपके अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम का खाका क्या है। अब देखिए, मेंस एग्जाम भी यहाँ पर साथ साथ देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इसको समझना बहुत, ये याद नहीं रह पाता। अक्सर तो ओल्ड स्टूडेंट से भी आप एकदम से पूछोगे तो उन्हें अचानक से नहीं याद आता है, देखना पड़ता है। इसको आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब उसके बाद मेंस में चलते हैं। मेंस एग्जाम, मेंस एग्जाम में आप ये देखिए कि ये जो जीएस है, कुल पेपर जो होंगे मेंस में कितने होंगे? 1, 2 और 3 पेपर होंगे। यहां ये जरूर याद रखिएगा, जो ये सेकंड पेपर है इसके भी 2 पार्ट हैं, अभी आगे बताएंगे। मेंस में जो आपका जीएस का फर्स्ट पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव है। यानी एग्जाम मेंस है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन सी हैं ऑब्जेक्टिव? ये 2 चीजें, ये आपस में कनेक्ट हो रही हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव है। बताएंगे अभी कैसे आगे। बस ये समझ लीजिए 2 चीजें मेंस में ऑब्जेक्टिव है। जीएस में 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, जस्ट लाइक प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपके 140 प्रश्न आते थे, 140 अंकों का था। यहाँ 20 प्रश्न कम कर दिए हैं और 20 मार्क्स कम हो गए। 120 प्रश्न आएंगे, 120 मार्क्स के होंगे क्लियर। दूसरा पेपर आपका होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन। ये रिटिन, इसके 2 पार्ट हैं इस पेपर के। ये ध्यान दीजिए, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके 2 पार्ट हैं। क्या 2 पार्ट हैं इसके? पहला पार्ट इसका रिटिन है, दूसरा पार्ट इसका ऑब्जेक्टिव है। यानी कि ये जो सेकंड पेपर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट आएगा हिंदी, गद्यांश वगैरह होंगे, इसमें पत्र होंगे, शब्दावलियां होंगी ट्रांसलेशन करने के लिए। जैसे पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली होती हैं, उनको आपको अर्थ लिखने रहते हैं। कंप्यूटर रहेगा और चीजें रहती है। ये लिखित पेपर होगा आपका। टेबुलेशन आती है इसमें, सारणी करने के लिए कि टेबुलेशन बनाइए, ये सारी चीजें लिखित हैं। ठीक है। फिर आपको क्या होगा? फिर आपको इसी पेपर के अंतर्गत आपको ये 30 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव हिंदी के। इसमें जो ये टॉपिक है, प्रीलिम्स में आपके हिंदी के 6 टॉपिक थे, उसी टॉपिक से एक टॉपिक कम होके यहाँ 5 टॉपिक के आसपास है लगभग।
ठीक है, तो आप सेकंड पेपर पूरा आप समझ गए। सेकंड पेपर का एक पार्ट लिखे थे, एक पार्ट फिर से ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए मैंने बताया कि ये चीजें मेंस में दो चीजें ऑब्जेक्टिव है, जीएस और यहाँ पर हिंदी का सेकंड पार्ट। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट आता है ऐसे, दूसरे दिन आपका एग्जाम होगा ये। इसमें 3 पार्ट है, 3 मतलब खंडों में ऐसे पूरा डिवाइड रहता है। प्रत्येक खंड में से एक निबंध का चयन करना है, कुल 3 निबंध लिखने होते हैं। ये आपका आरओ एआरओ का सिलेबस है, आप देख लीजिए एक बार। प्रीलिम्स में क्या था, मेंस में क्या है, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये पेपर आपने देख लिया, सिलेबस समझ लिया, अब एक आइडिया लगाते हैं कि कट ऑफ क्या रही। हालांकि तैयारी आप लोग कट ऑफ को देखते हुए नहीं करते हैं, तैयारी आदमी अपना पूरे मन से करता है और फुल प्रयास करता है। कोई इस तरीके से नहीं सोचता होगा कि मैं 200 148 नंबर ही लाने हैं, वो अपना बेस्ट देता है। फिर भी कट ऑफ किसी भी एग्जाम के नेचर को समझने के लिए बहुत जरूरी रहती है कि हमें कहाँ तक जाना है। एवरेस्ट की हाइट आपको पता है, इसीलिए आप एवरेस्ट को चढ़ते समय आपको पता रहता है इतनी हाइट तक तो जाना ही जाना है। ठीक है, उसी तरीके आपको पता होना चाहिए कितनी मेहनत आपको करनी है। तो कट ऑफ देख लिया। अच्छा, कट ऑफ जो दी गई है किन किन ईयर्स की दी गई है, एक बार इधर ध्यान दे लीजिए। 2013, 2014, 2017, 2016 री एग्जाम। आपको पता होगा जो लोग देते रहते हैं एग्जाम, की 16 का एग्जाम कैंसिल हो गया था, फिर बाद में री एग्जाम हुआ था। ठीक है, 21 का अभी आई नहीं है, ऑफिशियल नहीं हुआ है कि 21 में 2021 में आरओ का जो एग्जाम हुआ था कितनी कट ऑफ गई थी। कट ऑफ देख लेते हैं, कुछ चीजें और भी क्लियर। देखिए ये कैटेगरीज दी गई हैं, जनरल, ओबीसी, वुमेन, एससी एसटी, डिफेंस, एक्स सर्विसमैन। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप क्लियर कर लीजिए। देखिए ये जो रेड सर्किल से मैंने कर दिया, यहां तक ना माइनस मार्किंग थी, समझ रहे, और एआरओ और आरओ की जो बनती थी कट ऑफ एक साथ आती थी। फिर उसके बाद क्या चेंज हुआ इसमें, ये देखिए यहां से क्या हुआ, नेगेटिव मार्किंग आ गई और आरओ एआरओ की जो बनती है कट ऑफ अलग अलग हो गई यहां से। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मैं देखिए ये 148 142 मेरिट माइनस मार्किंग के बाद धड़ाम से कहां आके गिरी, 122 पे। तो मेनली देखिए आप स्टार्ट करते हैं। 2013 में जनरल की 148 गई थी, कितने में, 200 में। 200 में 148 गई थी जनरल की। ओबीसी की भी सेम गई थी, लगभग एक ही रह रही है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए देखिए ये देखिए देखिए महिलाओं की ये गई, एससी की 121, एसटी की 117। अच्छा पोस्ट भी दे रखी है, देखिए जैसे कि वर्ष 2014 में 640 पोस्ट थी। अच्छा इसमें एक चीज और है कि कई बार क्या हुआ है कि पोस्ट थी 640, लेकिन फाइनल जब आया है रिजल्ट तो कम पे आ गया है। कम का मतलब ऐसा नहीं कि 200-250 कम हो गई है, 40 50 60 70 पोस्ट कम हो गई कि नहीं मिले, ऐसा हो गया है। तो ये 640 पोस्ट पे था। 17 में देखिए पोस्ट लगभग बराबर थी, 663 640, बल्कि ज्यादा थी। मेरिट और ज्यादा जानी चाहिए, लेकिन माइनस मार्किंग आ गई तो मेरिट कहाँ आके गई, 122 पे। अब 303 पोस्ट थी, 260 पर रिजल्ट आया था, 216 एग्जाम का मेरिट कहाँ गिरी, 129 पे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पोस्ट आधी हो गई और यहाँ यहाँ पर पोस्ट हो गई आधी, उसके बावजूद मेरिट ज्यादा चली गई, क्यों ज्यादा चली गई। देखिए कई चीजें होती है मेरिट निर्धारित करने में, पेपर का स्टैंडर्ड भी होता है। अब ये मत बोलिएगा कि नहीं ये 16 का बहुत ईजी होगा, ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत अंतर रहा होगा। दूसरी चीज ये री एग्जाम था, इसमें वही बच्चों ने एग्जाम दिया था जो 2016 में दिए थे एग्जाम। तो वो एक सीनियर हो गए, उनके नॉलेज अच्छा हो गया, उनका बेहतर हो गया नॉलेज। तैयारी करते करते जब आप एक लेवल पे आ जाते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। बिगिनर तो थे नहीं इस एग्जाम में, तो ये मेरिट देखिए अच्छी गई थी मेरिट। ठीक है, तो अब आप देखिए 200 में अगर मेरिट का एक एवरेज निकालना हो हमें, 122 129, कितनी पोस्ट के आसपास, 300 के आसपास। 21 का अभी तक आया नहीं मेरिट का। तो अगर एक ओवरऑल निकालना हो कि सर अगला जब आरओ एग्जाम आएगा तो कितनी मेरिट जाएगी, हालांकि इसका जवाब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। गैस कर सकते हैं कि मान लेते हैं पोस्ट जो रहेंगे, मान लेते हैं 250 या 200 रहेंगे, रह सकती हैं,
हो सकता है 150 भी रहे, अभी कुछ कह नहीं सकते, स्थिति क्लियर नहीं हो रही है। कई लोगों का आरओ से प्रमोशन हुआ सेक्शन ऑफिसर में, उनकी भी कुछ पोस्टें जुड़ेंगी, क्योंकि सब नहीं जोड़ी जाती हैं, कुछ आरओ का प्रमोशन के लिए भी रख ली जाती हैं रिजर्व में। ऐसा नहीं है कि जितने आरओ सेक्शन ऑफिसर हो गए उनकी सारी पोस्ट जोड़ दी जाएंगी लोकसभा में, ऐसा नहीं होता। लगभग हर डिपार्टमेंट में ये नीति होती है कि कुछ पोस्टें उनकी डायरेक्ट के माध्यम से आएंगी और कुछ प्रमोशन के माध्यम से, क्योंकि डायरेक्ट अगर निकालते रहेंगे तो एआरओ का प्रमोशन पाएंगे आरओ पे, तो ये चीज है। फिर भी एक ओवरऑल अगर हम लोग लेते हैं तो 200 पोस्ट के आसपास एक अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है ये जो गैस कर रहे हैं बिल्कुल फेल हो जाए, 300 350 पोस्ट हो जाए, और हो सकता है 150 के आसपास रह जाए। ये सिर्फ अनुमान है। 200 पोस्ट के आसपास अगर आप अनुमान रखते हैं तो ये मान के चलते हैं हम लोग की 135 से 140 या 45 तक भी जा सकती है मेरिट इसके आसपास। ये मैं बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ये एक अनुमान है। पेपर का स्टैंडर्ड अगर हाई कर दिया तो 10 नंबर मेरिट सीधे यहाँ से गिर जाएगी। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत हल्का कर दिया तो मेरिट और ऊपर चली जाएगी। पोस्ट की संख्या ज्यादा हो गई, मेरिट, मतलब एक ओवरऑल आपको आइडिया इस मेरिट के माध्यम से मिल जाना चाहिए। अब ये आगे सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसपे वो जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको भी ध्यान देना चाहिए, नए बच्चों को तो बिल्कुल ध्यान देना ही देना चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी एग्जाम के। देखिए 2016 री एग्जाम 2020 में हुआ, 2017, फिर ये 2021 में सबसे लास्ट में जो अभी हुआ एग्जाम। अब देखिए सबसे पहले इतिहास से विशेष प्यार है समीक्षा अधिकारी एग्जाम को। कितने प्रश्न आए? 22 हैं, 23 है, 2021 में भी 22, 2017 में भी 22, यानी कि 140 प्रश्नों में 22 प्रश्न इसके आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इतिहास के, यानी कि सबसे ज्यादा आपको ध्यान किस पे देना है? भारतीय इतिहास पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और आगे जब ट्रेंड एनालिसिस और देखेंगे इस तो वो आपको बताएंगे एशियन से कितने आ रहे हैं, मिडवेल से कितने आ रहे हैं। फिलहाल ये याद रखिए कि हिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद देखेंगे आप कि सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री है, और वैसे अगर आप देखेंगे तो समसामयिकी है। समसामयिकी गलत लिखी है इन्होंने यहाँ पे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गई? समसामयिकी। कितने प्रश्न? 25। 2017 में इससे कम प्रश्न पूछे थे, लेकिन 2021 में इससे फिर 18 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये देखिए पीसीएस में भी देखने को मिलता है, यहाँ भी देखना है कि करंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। करंट जिसने नहीं तैयार की थी या करंट अच्छे से नहीं आया तो वो एग्जाम से ही बाहर हो जाता है। उसका कारण ये रहता है ज्योग्राफी में आपका क्वेश्चन आया, आप 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हो, आप गेस कर लोगे, 2 ऑप्शन आप निकाल दोगे कि हाँ ये नहीं है। करंट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपके लिए चारों ऑप्शन नए हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी पे करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो करंट पे सबसे ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि करंट हम सिर्फ 2 या 3 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कई लोग तो वो भी नहीं करते हैं, वो ईयरली मैगजीन के वेट में रहते हैं कि वो आएगी, उसको 15 दिन पहले पूरा मार्कर से भर डालेंगे और हम करंट लें। ऐसे नहीं होता। आप एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो चेंज हो चुका है। आप करंट वो नहीं पूछ रहा कहाँ सम्मेलन हुआ क्या, वो बहुत डीप जाके पूछ रहा है। तो करंट को आपको एज ए सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़ते हो साल भर, करंट को क्यों नहीं पढ़ते हो आप साल भर? फिर पढ़ना चाहिए ना आपको। कम से कम 2 मैगजीन या नोट्स, एक मैगजीन या एक किसी संस्थान के नोट्स आपको रेगुलर लेके चलना है हर महीने, और एग्जाम से पहले जो ईयरली मैगजीन आएगी उसको लगाना है। कुल 3 चीजें करंट में बहुत जरूरी हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी से मैंने आपको जब बीओ का वीडियो बनाया था तो मैंने एक चीज बताई थी, पहले यूपी का देख लेते हैं। 16 में 13 प्रश्न थे, 17 में 19, 21 में थोड़े कम कर दिए 12। अगर आप जब पीसीएस में जाओगे तो आपको इतने प्रश्न नहीं मिलेंगे। ये क्या करता है यूपी पीसीएस के एग्जाम में आयोग सर कम प्रश्न पूछते हैं यूपी स्पेशल, लेकिन और कोई एग्जाम लेता है तो उसका यूपी प्रेम एकदम से जाग जाता है। चाहे आप बीओ एग्जाम देख लीजिए, चाहे आप आरओ एग्जाम देख लीजिए। 13, 19, 12 यानी कि ये यूपी स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान के 16 में कम पूछे, 17, 21 में बढ़ा दिए, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज अगर हम निकालेंगे तो ये मान के चलते हैं कि 17-18 प्रश्न साइंस से रहेंगे हमारे, तीनों साइंस मिला करके। अब साइंस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना बताना चाहिए कि बायो से सबसे ज्यादा पूछता है, फिजिक्स से सेकंड नंबर पे, सबसे कम केमिस्ट्री से पूछता है। ये स्मार्ट स्टडी आपको आनी चाहिए। आपको केमिस्ट्री को और बायो को बराबर समय नहीं देना है, ठीक है। इसी तरीके जब हिस्ट्री तैयार करते हैं तो मिडवेल
को सबसे कम समय देना है, मॉडर्न को सबसे ज्यादा देना है, सेकंड नंबर पेशेंट को देना है, ये स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स 13, 14, 21 में 12, यानी बोल सकते हैं कि 12-13 प्रश्न इकोनॉमिक्स से रहते हैं, कम बिल्कुल नहीं है ये। इसमें कुछ पार्ट करंट का भी रहता है इसमें, और प्योर जो इकोनॉमी होती है वो भी रहती है इसमें। अभी आगे बताएंगे इनको कैसे तैयार करें, अभी से आपके मन में चल रहा होगा कि कैसे तैयार करें। अच्छा, सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये रीजनिंग के प्रश्न रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 15, 15 और 15, इसमें विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग जो आती है बहुत टफ नहीं आती, नॉर्मल आती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाए तो ये निकल जाएंगे, ऐसी चीजें नहीं है कि ये नहीं बनेंगे। अच्छा, फिर आता है नगरीकरण। टाइपिस्ट की गलतियां देखिए कैसे लिखा है, जनसंख्या, जनगणना एवं नगरीकरण कितने, 7, 12, हाँ 7। जनगणना हालांकि नई हो जानी चाहिए थी, आपको पता होना चाहिए 10 साल बाद होती है, अभी तक हुई नहीं है। कारण बता दिया है कि कोविड के कारण डिले हुई है, प्रयास किया जा रहा है कि अब हो, क्योंकि अब तक नई जनगणना हमारी आ जानी चाहिए थी। खैर, वापस लौटते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण पर। देखिए 7, 12, 7, यानी कि अगर आप एवरेज लगाएंगे 140 प्रश्नों में 10%, तो ये मान के चलिए ये 8% के आसपास आ रहा है, 8-7% कवर कर रहा है जनसंख्या नगरीकरण, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। फिर आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बाद करंट के बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी। ये मैं प्रेफरेंसेस बता रहा हूँ जिन पे आपको फोकस करना है। सबसे ज्यादा किस पे करना है, करंट पे। फिर किस पे करना है आपको, तीसरे नंबर पे आपको किस पे करना है, ज्योग्राफी पे। चौथे पे किसको करना है, उत्तर प्रदेश विशेष पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ये बराबर बराबर चलते हैं, 10-12, 10-12, 14। और जनगणना ने यहाँ पे अच्छे प्रश्न पूछे गए, देखिए 12 पूछे गए, 7 पूछे गए, 7-8 पूछे गए, तो ये ठीक ठाक यहाँ कवर कर रहा है। अब आते हैं भूगोल पे। भूगोल पे कितने, 19, 11, 13 एग्जाम में अच्छे खासे पूछे गए, यहाँ कम कर दिए गए। फिर भी ये मान के चलते हैं कि 140 प्रश्नों में 15 से 17% ज्योग्राफी के बिल्कुल रहने चाहिए। करंट हम आपको बता ही चुके हैं। आ गया कॉन्स्टिट्यूशन आपका 10, 7, 9। इससे तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए आप लोगों के। ये सबसे ऐसा टॉपिक होता है कि सबसे पहले इसके प्रश्न करने हैं, क्योंकि ये आपका इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बन जाता है। फिर आ गया आपका पर्यावरण, 4, 7, 4 टॉपिक है, सिलेबस में है, तो आयोग प्रश्न पूछने उससे 4, 7, 4 इस तरीके से पूछा है। फिर आपका ये देखिए कृषि महत्वपूर्ण है। कृषि यूपी पीसीएस के सिलेबस में कृषि नहीं है, लेकिन बीओ और आरओ में डिफाइन कर रखा है उसने कृषि। अब ऐसा नहीं है कि पीसीएस में कृषि का प्रश्न पूछता ही नहीं है, पूछता है, लेकिन एज ए ज्योग्राफी के पार्ट में पूछ लेगा, मिट्टियों के प्रकार पूछ लेगा, फसलों में कुछ रोग लगते हैं या ब्रीड जो होती है वो पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे उसको डिफाइन कर रखा है। डिफाइन कर रखा तो इसका मतलब क्या हुआ, कृषि आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो भी आगे देखेंगे कैसे तैयार करना है। ये समझाने का मतलब था कि आप इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। ठीक है, आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि बस पढ़े जा रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। पेंडुलम को आपने कभी देखा है, घड़ी के पेंडुलम को, दिन भर हिलता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। ठीक है, तो पेंडुलम नहीं बनना, आपको स्मार्ट स्टडीज करनी है। इसमें देखना है कि मुझे हिस्ट्री पे बहुत मेहनत करनी है, मुझे ज्योग्राफी पे मेहनत करनी है, मुझे करंट पे बहुत मेहनत करनी है, एग्रीकल्चर इसमें डिफरेंट करके दिया है, तो मुझे एग्रीकल्चर को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, सेंसस देख रहे हैं, सेंसस से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सेंसस को तैयार करना है। किसको कितना समय देना है वो सब आगे बताएंगे, अभी आपको कुछ कुछ चीजें बताई हैं। ये अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट की बुक लिस्ट की सब। ठीक है, वो तो बता दिया, अब हम तैयारी कैसे करें इनकी। देखिए बुक लिस्ट में आप, अगर आपके पास समय है, अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी आरओ के फॉर्म खाता पता नहीं है कब तक होगा, इसके भी गैसेस हैं तमाम, कि मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, फिर भी मान सकते हैं कि पीसीएस के शायद बाद ही होगा, ऐसा गेस कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है 5-6 महीने का, तो निश्चित रूप से किताबें पढ़ें आप। कम समय है, एग्जाम से 3-4 महीने बचे हैं, तो निश्चित रूप से आपको नोट्स पढ़ने चाहिए। यहाँ पे पीसीएस मंत्रा के नोट्स बताए गए, आपको किसी और संस्थान के अच्छे लग रहे हैं तो आप किसी और संस्थान के पढ़िए, लेकिन एग्जाम से पहले कुछ नोट्स जरूर पढ़िए।
संस्थानों के। अच्छा, उस नोट्स पढ़ते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि किस संस्थान का चुनाव करें, मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ आपको। जो संस्थान जिस एग्जाम की तैयारी करा रहा है, आप ये देखिए कि उसके नोट्स यूपीएससी बेस्ड हैं, यूपीपीएससी बेस्ड है, एमपीपीएससी बेस्ड है, बीपीएससी बेस्ड है, क्योंकि हर एग्जाम का प्रश्न पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। इसलिए नोट्स जो होने चाहिए वो किस एग्जाम को ओरिएंटेड है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि एग्जाम से पहले नोट्स पढ़ें, और अगर खूब समय है तो ये पढ़ें। ये मैंने ऐसा क्यों बोला, इसका भी स्पष्ट कर देना। और किताबें लिखी जाती हैं ओवरऑल चीजों को लेकर के, नोट्स बनाए जाते हैं ओरिएंटेड टारगेट करके, कि ये जैसे मंत्रा के नोट्स है यूपीपीसीएस को टारगेट करके बनाए गए, नो डाउट। अगर आपको यूपीएससी देना है तो आपको बहुत विशेष लाभ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन फंस जाए वो चीज अलग है। लेकिन अगर आपको यूपीपीएससी देना है तो डेफिनेटली आपको पढ़नी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, बाकी आप फ्री हैं। तो किताबों और नोट्स में बेसिकली अंतर क्या होता है कि जो किताबें होती है आपके पास समय है, बिल्कुल पढ़िए। एग्जाम से 3-4 महीने पहले नोट्स पढ़िए, और एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज लगाइए। ये तैयारी का ये बिल्कुल आइडियल होता है मेरे हिसाब से। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में देखिए, प्राचीन भारत एस के पांडे, फेमस किताब। मध्यकालीन भारत एस के पांडे। आधुनिक भारत में थोड़ा सा बीएल ग्रोवर हमने यहाँ पे डाला हुआ है। बीएल ग्रोवर से ज्यादा स्पेक्ट्रम फेमस है, लेकिन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पिछले 2-3 सालों से बीएल ग्रोवर से डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है। ये हमारी टीम ने जब इस चीज का एनालिसिस किया तो बीएल ग्रोवर से देखा कि बीएल ग्रोवर से उठा रहा है, प्रश्न उठा रहा है निश्चित तौर से। और अच्छी किताब भी, अगर ना भी प्रश्न उठाए तो भी नो डाउट बहुत अच्छी किताब है ये बीएल ग्रोवर, ठीक है। अच्छा, फिर इतिहास नोट्स, पीसीएस मंत्रा के नोट्स हैं, 3 पार्ट में है, उनको जरूर देख लें। एग्जाम से पहले समय बचाएंगे, या जो नौकरी पे हैं जिनको नहीं किताब पढ़ने का समय कि सर हम पढ़ चुके हैं, हमें बस एग्जाम देना है, नोट्स ले जाएं, डेफिनेटली उनको तीनों पार्ट कवर हो जाएंगे। 3 पार्ट में नोट्स दिए हैं, एशियन, मिडिवल, मॉडर्न। अब आते हैं ज्योग्राफी में। देखिए, परीक्षा वाली यूपीपीसीएस के लिए बहुत अच्छी किताब है, नो डाउट, उनको देख सकते हैं। वर्डवाल की किताब आती है समग्र अध्ययन, बहुत फेमस है। एनसीईआरटी सार, भूगोल, समग्र भारत का भूगोल, परीक्षा वाली, ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी का यहाँ नाम आया तो आप लोग पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ें कि ना पढ़ें, ओल्ड पढ़ें कि न्यू पढ़ें, इस पर पूरा कभी बना देंगे वीडियो। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे जानना जरूरी इसमें ये होता है कि नई पुरानी से ज़्यादा चक्कर में मत पढ़िए, जो आपको मिल जा रही है वो पढ़िए। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। अगर आप मुझसे पूछे क्या सबकी पढ़ना मस्ट है, तो जो बिगिनर हैं वो एनसीईआरटी पढ़ें, जो 1-2 साल तैयारी दे चुका है उनके लिए एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण नहीं बची। किताबें अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन हमने कहा ना कि आपका टारगेट क्या है। अगर यूपीपीसीएस देना है आपको तो एनसीईआरटी आपकी बहुत हेल्प नहीं करेंगी, यूपीएससी देना है तो बहुत हेल्प करेंगी, समझ रहे हैं। लेकिन नो डाउट किताबें अच्छी हैं। अगर आप बिगिनर हैं, कम समय हुआ है, तो डेफिनेटली आपको सारे विषयों की पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है। अगर पूछा जाए नहीं सर हमें बताइए सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट की मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, तो कौन सी मस्ट है जिनकी एनसीईआरटी पढ़नी, तो वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। इसकी पढ़नी है, 6 से लेकर 12 तक सब पढ़ डालिए। और विषयों में आप ये कर सकते हैं कि नहीं सर पढ़नी है एनसीईआरटी, तो 9 से 12 तक पढ़ लीजिए। भूगोल के नोट्स, अगर नोट्स देखना है तो पीसीएस मंत्रा के देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत, फेमस किताब। पहले जब तैयारियां होती थी, बहुत पहले आपके सीनियर रहे होंगे तो उनसे पूछेगा, डीडी बसु, सुभाष कश्यप, तब ये लक्ष्मीकांत फेमस नहीं थी। 2011-12 से बूम आना चालू हुआ तो लक्ष्मीकांत अच्छी किताब है नो डाउट। बेयर एक्ट जरूरी रहता है, कुछ आर्टिकल्स वगैरह देखने रहते हैं, उनकी व्याख्या करनी रहती है कि क्या क्या है उसमें, तो वो एक रखा जाता है, इसको आपको रटना नहीं है, ये हेल्पिंग होता है बस। इसमें परीक्षा वाली दे सकते, इनमें से कोई एक ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि तीनों चीजें लें आप। ये इन दोनों में से एक ले सकते हैं। नोट्स पीसीएस मंत्रा की राज्य व्यवस्था के नोट्स है, टेबुलेशन भी है उनमें, और क्या चीजें महत्वपूर्ण है बताया गया है। अर्थव्यवस्था में हमने सिर्फ ये लिखा, उसका रीजन है कि ये सबसे कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं आप लोगों के कि सर इसको कैसे तैयार करें हम। बाकी किताबें पढ़नी है तो कई सारी किताबें हैं, दर्पण का अतिरिक्तांक है, रमेश सिंह की हैं किताबें। लेकिन अगर आप कम समय है और ज़्यादा प्रश्न नहीं बन रहा है कि सर हमें इसमें से नोट से फंस जाए, तो मंत्रा के नोट्स ले लीजिए। विज्ञान के 3 पार्ट, इसमें लूसेंट का आता है एक समान विज्ञान करके, जनरल वाला नहीं, समान ज्ञान नहीं, समान विज्ञान करके, बहुत अच्छी किताब है, वो ले सकते हैं, परीक्षा वाणी की ले सकते हैं।
सामान्य विज्ञान के जो नोट्स आते हैं मंत्रा के वो लिए जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन परीक्षावाड़ी की किताब ले लीजिए, बहुत पर्याप्त है, मंत्रा के नोट्स के साथ लगा के पढ़ लीजिए, बहुत इनफ है। क्योंकि हमने आपको पीछे बताया ना 4 प्रश्न 5 प्रश्न है, तो आपको इसके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बराबर इसको समय नहीं देना है। यूपी विशेष ज्यादा प्रश्न पूछ रहे थे, इसमें से परीक्षावाड़ी की पढ़ लीजिए, पतली वाली या मोटी वाली, 2 तरीके की आती है, और मंत्रा के नोट्स लगा लीजिए, यूपी स्पेशल उससे तैयार हो जाएगा। फिर आता है सामान्य ज्ञान, मिसलेनियस से कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो उसके लिए लूसेंट ले लीजिए, क्राउन ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, या मंत्रा के मिसलेनियस वाले नोट्स आते हैं उनको लगा लीजिए। इसके पीछे बहुत नहीं भागना है हमें, क्योंकि मिसलेनियस का नाम ही मिसलेनियस, इसका कोई भी टॉपिक जो है क्लियर नहीं रहता है, सिलेबस में डिफाइन नहीं है कि मिसलेनियस में क्या पूछेगा, इसलिए इसके पीछे बहुत नहीं भागना है। कृषि, अच्छा कृषि में परीक्षावाड़ी के देख लीजिए, एक किताब आती है बहुत अच्छी किताब है, वो नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, मंत्रा के नोट्स पढ़ लीजिए, करीब 40-42 पेज के मात्र नोट्स है, उनसे प्रश्न मिल जाएंगे आपको डेफिनेटली। जनगणना एवं नगरीकरण, ये तो परीक्षावाड़ी की आती है, जनगणना के नोट्स आते हैं, किसी भी किताब से कवर हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि फैक्ट गलत ना हो जनगणना में, ठीक है, तो परीक्षावाड़ी की ले सकते हैं किताब। अच्छा ये आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समसामयिक की कंफ्यूजन रहता है क्या करें, ये आती क्रॉनिकल। क्रॉनिकल में आती पतली वाली मोटी वाली, मेरी व्यक्तिगत रूप से मानना है कि पतली वाली ले सकते हैं यूपीपीएससी, इसलिए हर महीने आती है, 3 महीने की घटना सार आती है, उसको ले सकते हैं। समसामयिक के नोट्स विशेष मंत्रा के हर महीने के होते हैं, ये ग्रुप्स पे दिए जाते हैं, पेड ग्रुप्स वगैरह पे। अब इसमें करना क्या है आपको, देखिए ये हर महीने लेनी है, पतली वाली क्रॉनिकल तैयार कर लेनी है हर महीने, ये 3 महीने में आती है, इसको तैयार कर लीजिए, नोट्स हर महीने मिलेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड करें, अभी क्या पढ़ें, मंथली क्रॉनिकल पढ़ें, मंत्रा के नोट्स पढ़ें, हर महीने के 2 सोर्स आप कवर कर लिए। एग्जाम से पहले आप ये जो घटना सार या घटना चक्र आती है, ईयरली आती है, एग्जाम को फोकस करते हुए, एग्जाम से कुछ दिनों पहले वो ले लीजिए, तो आपके टोटल कितने सोर्स हो जाएंगे, 3 सोर्स। ये क्रॉनिकल हो गई, ये मंत्रा के नोट्स हो गए, और फिर ये हो गई ईयरली वाली हो गई, ठीक है। करंट समझ गए आप लोग, करंट कैसे तैयार करना है। अच्छा फिर हिंदी, आपको पता है कि मतलब मेंस में भी हिंदी है, प्रीलिम्स में सेकंड पेपर हिंदी है, ये हिंदी है। हिंदी में देखिए हरदेव बहारी की किताब आती है, वो ले लीजिए, और भी कई किताबें आती हैं, लेकिन हम लोगों का मानना है कि हरदेव बहारी अच्छी किताब है। आदित्य पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, उनको ले लीजिए। घटना चक्र पब्लिकेशन की किताबें क्या बैक ईयर आता है, उसमें व्याख्या बहुत अच्छी दी रहती है, तो उनको एग्जाम से 10-15-20 दिन 25 दिन पहले ये जरूर खरीदिए, इससे बैक ईयर जरूर लगा के जाइए। मंत्रा के हिंदी के नोट्स हैं, उनको भी देख सकते हैं। कुल देखिए प्रीलिम्स में 6 टॉपिक हैं, उन पे अच्छी कमांड आपको बनानी पड़ेगी। अब आपने ट्रेंड एनालिसिस समझ लिया, स्ट्रेटजी समझ ली, बुक लिस्ट समझ ली। अगर कोई संस्था से जुड़ के तैयारी करना चाहता है, सेल भी कर सकते हैं, किसी और संस्थान से भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में है कि सर तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करें, तो देखिए मंत्रा इसके लिए कोर्स चला रहा है, तो उसमें जीएस और हिंदी के सभी विषयों के आपको नोट्स दिए जाएंगे, वीडियो के माध्यम से रणनीति और कुछ चीजें आपको क्लियर की, इसमें वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर दें, हम हर एक चीज आपको पढ़ाएंगे नहीं कि पूरा हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम इसमें आपको रणनीति बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे कि इस चैप्टर में ये देख के अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाओ। 20 ऑनलाइन टेस्ट हैं, ये ऑनलाइन भी होंगे, और टेस्ट क्लोज होने के बाद में आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होगा उसमें आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी, ताकि आप दोबारा लगा लें। शॉर्ट नोट्स कुछ चीजों के अलग से देंगे, एग्जाम में काम आएंगे। व्यक्तिगत मार्गदर्शन, आप किसी भी समय किसी भी एडमिन को मैसेज वगैरह कर सकते हैं। परीक्षा पूर्व कंफ्यूजन क्लियर सेशन, ये नंबर है, अगर आप संस्थान से जुड़ना चाहते हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके कोर्सेज वगैरह की जानकारी आप ले सकते हैं। ये अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस 2021 समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट आया, तो जो भी लोग संस्थान से जुड़े थे पेड कोर्स से, ये उनकी वो इमेज है, ये इसलिए डालेंगे ताकि आप ये समझें कि आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है और सही दिशा में करनी है। तो ये कुछ चयनित लोग हैं, इसमें कई आपके जानकार भी होंगे, मिलने वाले भी होंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चयनित लोग हैं।
उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी एक मिल गया होगा कि कैसे तैयारी करनी है, मेरिट क्या रहती है, एनालिसिस क्या रहती है। आगे जो वीडियोस रहेगा आर का, वो मेंस के जो जो टॉपिक्स हैं, मेंस की कट ऑफ क्या गई, टेन एनालिसिस क्या रहा मेंस का, उस पर आपको एक और वीडियो बना के देंगे ताकि आप मेंस एग्जाम का भी क्लियर कर सकें। और दूसरी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से कि आप ये मत सोचिए कि फॉर्म कब आएगा, है ना, क्योंकि जो अब चीज़ें चल रही हैं उसमें आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये नहीं रह गया कि नहीं हम फॉर्म आएगा 2 महीने 3 महीने तैयारी करके निकाल देंगे। आपको अभी से जुड़ना पड़ेगा तैयारी के लिए, चाहे संस्थान से जुड़िए या सेल्फ करिए या किसी और संस्थान से जुड़िए, लेकिन आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पूछते रहेंगे कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो आपका बहुत समय लॉस हो चुका होगा। तो मेरा आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।